आइए बैठ जाइए। क्वेश्चन देखिए, अब सभी लोग क्वेश्चन देखिए। अब देखिए, पहले मॉडर्न में देखिए। मॉडर्न में आपके जो 5 शॉर्ट नोट हैं, उसमें पहला शॉर्ट नोट आपका सबसे इजी है। आप पहले शॉर्ट नोट को आप देखिए, इसमें कि पलासी का युद्ध ने इस तरह से भारत में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक सर्वोच्चता की शुरुआत को चिन्हित किया था। तो द बैटल ऑफ पलासी दस मार्क द बिगिनिंग ऑफ पॉलिटिकल सुप्रीमेसी ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि सब, हालांकि अलग अलग राइटिंग में टच हो सकता है, क्वेश्चन में ध्यान, अच्छे अंक लाने के लिए ध्यान क्या देना पड़ता है कि जैसे जनरल लिख के आओगे तो फिर जनरल मार्किंग हो जाती है। जब क्वेश्चन तुम्हारे सामने होता है तो उसमें कीवर्ड को पहले हाईलाइट करना चाहिए, कीवर्ड क्या है। तो राजनीतिक सर्वोच्चता की शुरुआत, अब राजनीतिक सर्वोच्चता की शुरुआत है तो कैसे है? तो तुम देते कि भाई बंगाल के संसाधनों पर कंपनी का जो नियंत्रण हुआ और 7 वर्षों तक जो कंपनी ने बंगाल के संसाधनों का दोहन किया, इसी का परिणाम था बक्सर के युद्ध में कंपनी की सफलता। और फिर जब बक्सर के युद्ध में कंपनी को सफलता मिली तो कंपनी की यात्रा वहीं से आरंभ हुई, कंपनी की प्रगति वहीं से आरंभ हुई। और बंगाल की दीवानी जब कंपनी को प्राप्त हो गई तो कंपनी उस संसाधन का उपयोग अपनी सैनिक एवं अपनी व्यापारिक जरूरतों को पूरा करने के लिए करना आरंभ किया, और वहीं से उसकी जो यात्रा शुरू हुई वो भारत की सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्थापित हो पाई। तो कहीं ना कहीं बंगाल ने पलासी से शुरू करना है तो उसमें तुमको उन बिंदुओं को हाईलाइट करना पड़ेगा कि जो बिंदु बंगाल की पलासी के बैटल के बाद कंपनी को इंडिया का पैरामाउंट पावर बनाएगी, तो तुमको वो बिंदु को कहीं ना कहीं हाईलाइट करना पड़ेगा। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा है कि भूमि के भूमिधर कृषकों के हाथों से और खेतीहर जमींदारों के हाथों में पहुंच जाने से कृषि क्षेत्रों में वर्गों का वर्धमान ध्रुवीकरण पैदा कर दिया था। मतलब द पासिंग ऑफ द लैंड फ्रॉम द हैंड्स ऑफ द पीजेंट प्रोप्राइटर्स इनटू द हैंड्स ऑफ द नॉन कल्टिवेटिंग लैंडलॉर्ड्स ब्रॉट अबाउट इंक्रीजिंग पोलराइजेशन ऑफ क्लासेस इन एग्रेरियन एरियाज। अब जरा सा तुम इस क्वेश्चन पर तुम गौर करो। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि भूमि के भूमिधर कृषकों के हाथों से अखेतिहर जमींदारों के हाथ में पहुंच जाने से कृषि क्षेत्रों में वर्गों का वर्धमान ध्रुवीकरण पैदा किया। तो ये क्वेश्चन 2 पार्ट में आता है। देखो कितना अप्लाइड क्वेश्चन है, 2 पार्ट में आता है। एक पार्ट में आपको दिखाना पड़ेगा कि कैसे भूमि खेतिहर के हाथों से अखेतिहर के पास निकल रही है। तो तुम वहां पर मैंने इंट्रोडक्शन में देते कि जो औपनिवेशिक शासन है, वो औपनिवेशिक शासन एक अन्यायपूर्ण वितरण प्रणाली पर आधारित होती है। उस शासन के अधीन केवल भारत से बाहर ही धन की निकासी नहीं हुई, बल्कि भारत के अंदर भी निर्धनों की तुलना में अधिक प्रभावी वर्गों में धन का हस्तांतरण हुआ। तब इसको एक जनरल इंट्रोडक्शन देने के बाद तुम लिखना शुरू करो। तो खेतिहर से अखेतिहर, तो पहले बंगाल में उसने एक ऐसे भूस्वामी वर्ग को स्थापित किया जिसको गांव की खेती से मतलब नहीं थी। उसके बाद वहां से आप आ जाओ। रैयतवाड़ी प्रथा कहने के रैयतों की सुरक्षा के लिए की गई, रैयतवाड़ी क्षेत्र में भी एक कृत्रिम रूप में ऐसा जमींदार वर्ग पैदा हो गया जो तुम लोगों के दिमाग में होगा कि जो खेतीहर से हाथों में, मतलब ऐसे जमींदार वर्ग के हाथों में भूमि चली गई जो सिक्किमी बटाई कहलाई, जो बटाई पर अन्य किसानों को जमीन देकर मुनाफा कमाने लगे। और कुछ ग्रामीण ऋणग्रस्ता के कारण कुछ किसानों के हाथ से जमीन खिसक कर मनी लेंडर्स के पास चली आई। फिर तुम दिखाओ कि रेतवाड़ी क्षेत्र में मनी लेंडर्स की समस्या या महाजनों के हाथों में भूमि जाना इतनी ज्वलंत समस्या बन गई 1870 के दशक में दक्कन के दंगे वाली, है ना। तो वहां के दिखा दो। और उधर पंजाब में पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट, अगर तुमको याद होगा कि पंजाब में किसानों के हाथ से महाजनों के हाथ में जमीन जाना। अब इसका कैसे किसानों में ध्रुवीकरण हुआ?
तो किसानों के ध्रुवीकरण में तुम एक दो दिखा सकते हो, जैसे बंगाल में ही तुम दिखा सकते हो फराजी मूवमेंट दिखा दो, उसके बाद तुम इंडिगो मूवमेंट दिखा दो, फिर तुम दक्कन के दंगे दिखा दो, और दक्कन के दंगे दिखाया, और दक्कन के दंगे दिखाने के बाद एक कहीं ना कहीं तुम यह दिखा दो कि 1857 के महाविद्रोह में और कृषकों की इतनी बढ़ चढ़ कर भागीदारी रही, तो इसका कहीं ना कहीं कारण ब्रिटिश की कृषक नीति या ब्रिटिश की जो कृषि नीति थी, ये कहीं ना कहीं इसके लिए उत्तरदायी रही, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में किसानों की भागीदारी रिवोल्ट ऑफ 1857 में हुई। तो उस डायरेक्शन में ले जाके क्वेश्चन को छोड़ दो। मैंने केवल अस्थायी बंदोबस्त पर नहीं होगा, भारत में जहां जहां अखेतिहर के हाथों में खेतिहर से भूमि गई है, उन सारे क्षेत्रों में इसका विकास दिखाया जाना चाहिए। इस क्वेश्चन समझ रहे हो तुम? नेक्स्ट वन क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी में औपनिवेशिक संस्कृति और विचारधारा के अनाधिकार प्रवेश की चुनौती का मुकाबला करने के लिए परंपरागत संस्थाओं की अनुमति, संस्थाओं को अनुप्राणित करने का और पारंपरिक संस्कृति के अंतःशक्ति को प्राप्त करने का एक प्रयास किया गया था। Faced with the challenge of the institution of colonial culture and ideology, an attempt to reinvigorate traditional institutions and to realize the potential of traditional culture developed during the 19th century. इसमें कुछ नहीं करना है। मैंने जो समाज और धर्म आंदोलन जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो मैं एक टर्म देते हैं, प्रभाव बनाम प्रतिक्रिया, इम्पैक्ट वर्सेस रिएक्शन स्कीमा। ये जो इम्पैक्ट वर्सेस रिएक्शन स्कीमा है ना, वही इसमें दिखाना है। ये कैसे ब्रिटिश शासन भारत में जो पाश्चात्यकरण को प्रोत्साहन दे रहा है, और उस पाश्चात्यकरण के विरुद्ध कैसे परंपरा की तरफ, जैसे दो तरह की है, पश्चिम के प्रति प्रभाव, पश्चिम से प्रभाव भी और पश्चिम के विरुद्ध प्रतिक्रिया भी है। पश्चिम से प्रभाव क्यों और पश्चिम के विरुद्ध प्रतिक्रिया क्यों है, और प्रतिक्रिया में कैसे परंपरावाद की तरफ देख रहे हैं, और कुछ सुधारकों के उदाहरण के द्वारा पुष्ट करते हैं। हाँ, राजा राम मोहन से लेके कुछ सुधारकों के द्वारा इसको पुष्ट करते। राजा राम मोहन राय कलकत्ता में 2 मकान, क्या फिर एक दो और नाम दे दो, कि राजा राम मोहन राय नहीं चलेगा, 2-3-4 सुधारक का नाम दे दो और प्रभाव बनाम प्रतिक्रिया दिखा दो, ये क्वेश्चन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वन आपका आता है कि पैतृकवादी हितैषिता की एक विचारधारा, साथ में न्यायशीता की बात और स्वशासन के प्रशिक्षण ने राज्य के वास्तविक स्वरूप को, जो कि निहायत ही श्वेत और निरंकुश था, कुछ कुछ ढके रखा था। An ideology of paternalistic benevolence, occasionally combined with talk of trusteeship and training towards self-government, thinly veiled the realities of Raj, uncompromisingly white and despotic. अब बड़े बड़े शब्द मॉडर्न हिस्ट्री में इस तरह डाले तो बिल्कुल नहीं घबराना, हल्का मुस्कुराना है कि अरे तुम कहाँ जाओगे, या तो उपनिवेशवाद की तरफ जाओगे, राष्ट्रवाद की तरफ जाओगे, हमारे पास तो मुख्य सूत्र ही है। तो आप इस क्वेश्चन में ये जो आपको कह रहा है, बेसिकली आपको यह बता रहा है कि ब्रिटिश ने भारत को तलवार से जीता था, तो उनको हमेशा वैधता प्राप्त करने की जरूरत थी। तो वैधता प्राप्त करने की जरूरत में बेसिकली वो भारतीयों पर अपना वर्चस्व नवीन विचारधारा के माध्यम से स्थापित कर रहे थे, जिसका बल था व्हाइट्समैन बर्डन सोतों का अधिभार, कि एक भारत पर पितृसत्तावादी बेनोवोलेंस उदारता दिखाने का दावा कर रहे थे कि हम भारतीयों के हित के लिए और भारत के विकास के लिए काम कर रहे हैं। अब उनकी इस हिपोक्रेसी को दिखा दो कि इसके पीछे उनकी हिपोक्रेसी कैसे है, कैसे अपने शासन को न्यायोचित करार दे रहे हैं, और उनका जो व्यवहार है उनके आचरण से कैसे अलग है। कि जब भी भारतीयों को स्वशासन देने की बात होती है तो उन्होंने कैसा कैसा खेल खेला, और ये तुम्हें केवल इसके संदर्भ में नहीं लिखना है, कंपनी के संदर्भ में नहीं लिखना, तुम्हें पूरा क्राउन के संदर्भ में ले जाना है। एक शॉर्ट नोट मैंने करके मैं प्राय देता हूं कि जो मेरे शॉर्ट नोट के सूची में है, मेरे बुकलेट में होगा, कि केनिंग से कर्जन तक सभी वायसरायों ने भारत को एक नए युग की तैयारी, एक रचनात्मक प्रयास के बजाय स्वेत व्यक्ति पर अधिभार के रूप में देखा। तो वहां पर जो मैंने लिखा हुआ है ना, एग्जैक्टली यही चीज अगर कोई यहाँ पर डाल दे तो उस क्वेश्चन का आंसर पूरा हो जाएगा कि कैसे वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उस प्रोपेगेंडा के पीछे। और जब मॉडर्न हिस्ट्री का जो मेरा क्लास किया होगा, ये सब चीज़ों को मैं इतना प्रशिक्षित कर दिया हूँ कि उसमें कोई ऐसा नहीं हुआ कि उसको समझने में या वहाँ पर करने में कुछ एग्जाम्पल्स में हो सकता है,
कुछ तुम्हारा एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम आ सकता है, तो एक्सप्रेशन और एग्जाम्पल्स ये सब तो जब जितना याद करोगे और राइटिंग करोगे तो वो चीज़ मजबूत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यों के पुनर्गठन ने निस्संदेह भाषाई विवादों से संबंधित सभी समस्याओं का हल नहीं निकाला था। राज्यों के पुनर्गठन ने निस्संदेह भाषाई विवादों से संबंधित सभी समस्याओं का हल नहीं निकाला था। State reorganization did not, of course, resolve all the problems relating to linguistic conflicts. अब ये मैं स्वतंत्र भारत पढ़ाते हुए बच्चों को बताता ही हूँ कि भाई देखो, भाषाई आधार पर प्रांतों का आपने गठन किया तो अच्छा किया। अभी भी मैंने बताया, जीएस वाले को भी चीज़ मैंने बताया हुआ है कि आपने भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन किया तो अच्छा किया, लेकिन प्रत्येक प्रांत में एक अच्छे खासे भाषाई अल्पसंख्यक है, उनका क्या? इसी पर जीएस में इसी पर से मिलता जुलता क्वेश्चन पिछले साल पूछा था 2017 में, याद होगा, कि भारत का जो सांस्कृतिक विविधता है वो प्रांतीय न होकर क्षेत्रीय है। वो भी क्वेश्चन का मुख्य डिमांड इसी तरह का था। तो इसमें जो आपसे पूछ रहा है कि राज्यों के पुनर्गठन ने निस्संदेह भाषाई विवाद से संबंधित समस्याओं का हल नहीं निकाला था, तो इसका मतलब यह हुआ कि भाषाई आधार पर जो प्रांतों का गठन है वह समस्या का समाधान नहीं। फॉर टाइम बीइंग तो उसमें क्योंकि प्रांतों को एक पारस्परिक संघ और प्रांत के बीच एक अविश्वास जैसा बन रहा था, तो भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन करके उस समस्या को दूर करने का प्रयास किया, बट आफ्टर ऑल इट वाज नॉट अ फाइनल सॉल्यूशन। एक फाइनल सॉल्यूशन नहीं था, जो क्योंकि प्रत्येक प्रांत में उस भाषा समूह के बोलने वाले अधिकतर 40% लोग ही थे, चाहे वो बिहार हो यूपी हो। अभी देखो ना, यूपी में यूपी की राजभाषा हिंदी है, बिहार की राजभाषा हिंदी, वहाँ अच्छी खासी उर्दू भाषी, तो उनका उर्दू का पोजीशन डिनाइड है, तो उनको एक सेकेंड राजभाषा के रूप में उर्दू को रख देना चाहिए। तो ये हर जगह ये समस्या बनी हुई है। तो इसी प्रॉब्लम को इस क्वेश्चन में दिखाना है। ये 10-10 मार्क्स का ही है, शॉर्ट नोट्स है, बच्चे टच कर दे तो। अब क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि क्या मालाबार में मोपला विद्रोह जमींदार विरोधी और विदेश विरोधी असंतोष की विदेशी विरोधी असंतोष की अभिव्यक्ति था, चर्चा कीजिए। तो ये आपको मालाबार में तो देखो मोपला रिवोल्ट कई चरणों में हुआ है। मोपला मालाबार तट पर किसान है मोपला, वहां तुमको फंडामेंटल प्रॉब्लम को समझना होगा कि मोपला का फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या है। तो फंडामेंटल प्रॉब्लम उनका यह है कि पहले क्या था कि उस क्षेत्र में जमींदार जो जैनमी थे वो किसानों का शोषण करते थे। जब हैदर अली ने 1861 में जब मालाबार को जीत लिया, तो हैदर अली और टीपू सुल्तान ने वहां के जमींदारों को भगा दिया, जैनमियों को, तो किसान स्वतंत्र हो गए। लेकिन जब थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि के आधार पर जब मालाबार क्षेत्र को ब्रिटिश ने दोबारा जीता, तो उसने फिर एक बार ले आकर जमींदार अथवा जैनमी को उसमें पुनर्स्थापित कर दिया। अब मपिला जो अब तक बिना जमींदारों के जीते आ रहे थे किसान, मुस्लिम किसान, उन्हें अब घुटन होने लगी कि भाई इतने दिनों से स्वतंत्र है, अब उन पर फिर दोबारा आरोपण हुआ जमींदारों को। उन्होंने समय समय पर जमींदारों के अगेंस्ट में विद्रोह करना शुरू किया। तो चूंकि इमीडिएट जो ऑपरेसर थे वो जमींदार से, तो उनका विद्रोह जमींदार के अगेंस्ट में हुआ, लेकिन उनका मुख्य विद्रोह सरकार की नीति के अगेंस्ट में थे कि जमींदारों को क्यों पुनर्स्थापित किया गया। तो एक तरह से तुम कहोगे तो ये जमींदारों के अगेंस्ट में भी थी और सरकार की सामान्य जमींदार समर्थक नीति के अगेंस्ट में भी थी। नेक्स्ट वन देखते हो कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत के विभिन्न भागों में दलित आंदोलनों के विभिन्न प्रवृत्तियों का विश्लेषण कीजिए। एनालाइज वेरियस ट्रेंड्स इन दलित मूवमेंट्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। अब देखिए, अब आपको क्या लगता है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया पूछ रहा है तो कहां जाना चाहेंगे? एक तो भीमराव अंबेडकर को तो सबसे पहले दिखाइए, अखिल भारतीय अछूत फेडरेशन चुनाव लड़े। महाराष्ट्र में दिखाइए महाराष्ट्र दलित पैंथर पार्टी, वहां से फिर महाराष्ट्र से आइए तो फिर कहां जाएंगे? कांसीराम और मायावती हो ही जाएगी। इसके अलग
जिग्नेश भिवानी यहां तक लाओगे उसको। ला सकते हो, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा है, कोई लिमिट तो है नहीं इसको, तो आप यहां भी ला सकते हो। ये जो है इसका तो मुख तो भीम वो जो भीम सेना है उसका दे दो फिर। क्या और सब? हाँ चलो दे दो। तो लेकिन इसमें अगर पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा का अगर दोगे तो थोड़ा ये तो कारण तो बताओगे ना, कि नहीं बताओगे? कि और ये बताते चले जाओगे अखबार नवीस की तरह कि ये भी मूवमेंट हुआ वो भी मूवमेंट हुआ। कारण तो ये बताओगे ना कि भाई इंडिपेंडेंस के टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग हुआ और जो उनको इंश्योर किया गया, या भीमराव अंबेडकर जिस तरह की सुरक्षा चाहते थे वो सुरक्षा नहीं मिली, और दलित वर्ग में एक हायरार्की बनी रही। बहुत सारे जो सुधार कार्यक्रम हैं वो पेपर पर ही रह गए, दलितों में भी एक क्रीमी लेयर बनकर रह गया। तो इन परिप्रेक्ष्य में तुमको फिर वो जो मूवमेंट्स है, डिफरेंट मूवमेंट्स, उनको दिखाना चाहिए। क्या द्वैत शासन भारतीयों को राष्ट्रीय भावनाओं को संतुष्ट कर पाया? कुड डायरेक्टली सेटिस्फाई द नेशनल सेंटिमेंट्स ऑफ द इंडियंस? तो इसमें कंटेक्स्ट कुछ पता है कि नहीं? अब कंटेक्स्ट क्या है कि भाई ये क्यों कर पाया? तुम पीछे दो कि कांग्रेस 1906 में ही स्वशासन का मांग उठा चुकी थी। 1916 में 1916 में स्वशासन की मांग को लेकर श्रीमती एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक एक होम रूल मूवमेंट छेड़ चुके थे, और सबसे बढ़कर अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार अपनी प्रसिद्ध घोषणा में कह चुकी थी कि भारत में ब्रिटिश शासन का उद्देश्य स्वशासी संस्थाओं की स्थापना करना है। और इस आश्वासन की अवहेलना करते हुए 1919 में जो द्वैत शासन लाई गई वो राष्ट्रीय आकांक्षा को कैसे संतुष्ट कर पाती, और फिर जो द्वैत शासन प्रणाली की जो सीमाएं, उसका जो प्रोविजंस है, उस प्रोविजंस को देते हुए उनकी सीमाओं के संदर्भ में बताओ कैसे द्वैत शासन की क्या कमजोरी है, उसको एविडेंस से, एग्जाम्पल से उसको तुम दिखा दो, तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर पूरा हो जाएगा। विश्व युद्ध प्रथम और द्वितीय के बीच भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में समाजवादी विचारधाराओं के विभिन्न स्वरूपों की समृद्धि को स्पष्ट कीजिए। अंडरलाइन द ग्रोथ ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ सोशलिस्ट आइडियोलॉजीज इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट बिटवीन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ये दोनों वर्ल्ड वॉर के बीच सारी धाराएं तो आ ही जाएगी। जैसे एक धारा तो कम्युनिस्ट मूवमेंट का देगा, कम्युनिस्ट मूवमेंट को दो, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की धारा दोगे, युवा नेताओं का सुभाष और जवाहर जैसे नेताओं का योगदान दिखाओगे, फिर तुम फॉरवर्ड ब्लॉक या भारत में तुम अखिल भारतीय किसान आंदोलन भी थोड़ा चाहो तो दिखा सकते हो। तो इन सबों को लेते हुए जो लेफ्टिस्ट है, वामपंथी, उसके सभी किस्मों को दिखा दो, और टू वर्ल्ड वॉर्स के बीच दिखाए हो। तो टू वर्ल्ड वॉर्स के बीच का मतलब है कि अमूमन तुमको 1945 तक इसको दिखाना पड़ेगा। तो यही है, सारी धाराओं को तुम दिखा दोगे। क्वेश्चन तो बिल्कुल स्ट्रेट है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तुमको। भारत में 1947 और 1960 के दशक के आरंभ में भूमि सुधारों के विकास की रूपरेखा प्रस्तुत की। ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया बिटवीन 1947 एंड अर्ली 1960। अब देखो, लैंड रिफॉर्म्स में तुम्हारा शुरू हो जाएगा स्वतंत्रता के बाद, उसको 47 to 60 तुमको पूछ रहा है। तो सबसे पहले तुम जाओगे एबोलिशन ऑफ जमींदारी में। जमींदारी एबोलिशन गोविंद वल्लभ पंत कमेटी 1949 में रिकमेंड किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको बैन किया। सुप्रीम कोर्ट ने में रिट हुआ, और जब राइट टू प्रॉपर्टी के तहत चैलेंज हुआ तो फिर इसको 1951 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाकर, पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाकर जमींदारी उन्मूलन की चीज़ों को बढ़ाया गया। तो विकास की रूपरेखा, लेकिन जमींदारी उन्मूलन में थोड़ा सा हाल सबका एक एक दो मूल्यांकन करते चलना कि इससे जमींदारी उन्होंने रेंट आमदनी का अंत तो हुआ, परंतु भूमि का पुनर्वितरण नहीं हो सका, इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में जमींदारों की स्थिति कमोबेश बनी रह गई। अब दूसरा, उसके बाद तुमको रैयतों की सुरक्षा,
तो रेतवारी की सुरक्षा के रेतवारी कानून बनाकर रैयतों को भूमि का स्वामी घोषित किया गया और फिर उसकी भू राजस्व की दर को कम किया गया। फिर तीसरा, भूमि चकबंदी ले आओ कि भाई भूमि की उपज को बढ़ाने के लिए जगह जगह चकबंदी, वहां पर भी एक कदम वहां पर थोड़ा सा मेंशन कर दो कि लेकिन यह पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो सफल हुआ, बाकी क्षेत्रों में उस तरह सफल नहीं हो सका। और तब अंत में ले आओ भूमि हदबंदी। 1961 में जो कांग्रेस ने अपने नागपुर अधिवेशन में हदबंदी का प्रावधान लाया और फिर राज्य सरकारों ने इसे अपनाया, लेकिन वो लागू हुआ, लेकिन वो लागू विलंब से हुआ और जो हदबंदी की सीमा निर्धारित की गई थी बहुत ज़्यादा की गई थी, इसलिए हदबंदी की नीति सफल नहीं रही। और भूमि हदबंदी के लिमिटेशंस को तुम दिखाओगे तो वहीं से तुम्हारा उत्तर निकल जाएगा और लास्ट में थोड़ा सा मूल्यांकन कर दोगे। परंतु भूमि सुधार के मोर्चे पर स्वतंत्र भारत की सरकार विफल रही, जिसका खामियाजा हमें औद्योगिकरण की विफलता के रूप में चुकाना पड़ा। वहां पर ले जाके इसको छोड़ दो। हाँ बिल्कुल, मतलब कृषि के क्षेत्र में आज तो कृषि क्षेत्र है, वो भारत में कृषि क्षेत्र का वैसा विकास नहीं हो सका। अब तुम देखो कितना बड़ा रोल है। अब थोड़ा तुम लोगों का अगर जैसे आउटलुक ब्रॉड होगा तो थोड़ा और भी दूसरी जगह से एग्जाम्पल्स ले सकते हो। जैसे अब देखो जापान है, दक्षिण कोरिया है और चीन है, इन सब का इनिशियल जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है वो भूमि के कारण हुआ है, भूमि सुधार के कारण। अब ताइवान में और जापान और दक्षिणी कोरिया, तीन देश तुम्हारे ऐसे एग्जाम्पल्स मिलेंगे कि जहां उन्होंने क्या कि पहले उनके बड़े बड़े भूस्वामी वाले प्लॉट थे, सबको छीन के जो भूमि का जो पुनर्वितरण किया, तो छोटे छोटे किसानों वाले जो काश्तकार आए तो भूमि उपज इतनी बढ़ी कि कृषि उत्पादों को बेचकर उन्होंने अपना मशीनीकरण कर लिया, राज्य की आमदनी काफी बढ़ गई। हमारे यहाँ वो नहीं हो सका, तो हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रियलाइजेशन उसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना रहा। नेक्स्ट वन आप देखते हो कि व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी इन 19th सेंचुरी इंडिया, एनालाइज। अब ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ये आपको ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी में आपको नहीं लिखना है, आपको एजुकेशन पर जो मैकाले शिक्षा नीति है उसमें जो बंगाल लोक शिक्षा समिति में जो प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादियों के विवाद चला है कि शिक्षा का आधार क्या हो और शिक्षा का माध्यम क्या हो, वही बात आपको बताना है। और फिर नीचे आपसे पूछ रहा है कि इसका क्या सिग्निफिकेंस था, तो सिग्निफिकेंस तुम बताओ किस तरह से भारतीय शिक्षा का या भारतीय समाज के पाश्चात्यकरण की दिशा में कदम उठाया गया और किस प्रकार से जो अंग्रेजी शिक्षा है वो भारत के सांस्कृतिक विजय का सक्षम माध्यम बनी, तो उसकी तरफ इसको ले जाओ। मतलब उसका जो रिपरकशन है, मतलब उसका जो इम्पैक्ट है एजुकेशन के इस नए लागू करने का भारतीय समाज पर, उसकी तरफ थोड़ा संकेत करके छोड़ दो। तो आगे वही लिख सकते हो नहीं, क्या पूछ रहा है कि विवाद का महत्व क्या है, तो महत्व को हमारे लिए महत्व थोड़ा अच्छा है, महत्व सब चीज को करना ही नहीं चाहिए। ठीक है भाई, मुट्ठी भर लोग यहाँ दिखा दो कि मुट्ठी भर लोग आधुनिक राष्ट्रवाद की विचारधारा से परिचित हो सके। और जैसा कि मैंने तुमको बताया है, थोड़ा सा ये भी झलक दे सकते हो कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में हमारी जो इतनी प्रगति हुई इसमें भी इसका योगदान हो सकता है, परंतु इसका ये एक परिणाम तो ये भी सामने आया, ऐसे करके आपको दिखाना चाहिए। नेक्स्ट वन आपसे पूछ रहा है कि क्या आप असहयोग आंदोलन के स्थगन को एक राष्ट्रीय विपत्ति मानते हैं? डू यू कंसिडर द सस्पेंशन ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट अ नेशनल क्लैमिटी? नेशनल क्लैमिटी कह दिया था जवाहरलाल नेहरू ने अपना जो ऑटोबायोग्राफी लिखा, तो इतना वो फ्रस्ट्रेटेड हुए थे इससे, उन्होंने कहा कि तो एक राष्ट्रीय संकट है, नेशनल क्लैमिटी का रूप ले लिया। तो आपसे पूछ रहा है कि क्या आप इसे राष्ट्रीय विपत्ति मानते हैं? तो क्या लगता है, ये तो आर्गुमेंटेटिव क्वेश्चन है, इसमें हाँ कहा जाए या ना कहा जाए? ठीक है, इसको नहीं बोलते हैं, तो नहीं के पक्ष में तुम्हारे पास कोई आर्गुमेंट है क्या? क्या आर्गुमेंट है? क्या? एक, अगर तुम संघर्ष विराम संघर्ष को लेना चाहते हो, और कुछ? तो हिंसा की तरफ तो क्विट इंडिया मूवमेंट भी गया था। नहीं, ये आपसे पूछ रहा है क्या आप मानते हैं कि नहीं, तो आपको स्टैंड लेके बताना पड़ेगा ना, हाँ या ना।
अब देखो, अब राष्ट्रीय, एक कॉमन सेंस की बात है, अपना नेविगेटर यूज करोगे पता चलेगा कि अगर हमको ये प्रूव करें कि राष्ट्रीय विपत्ति थी, इसका मतलब गांधी की पूरी रणनीति को और गांधी के पूरे आंदोलन को हम लोग ताक पर रख के अस्वीकार कर देते हैं, तो उसकी गुंजाइश तो है नहीं। अब कहेंगे ना, तो एक चैलेंज हमारे सामने होगा कि इस ना को हम प्रूव कैसे करें। तो इसके 2-3 तर्क हो सकते हैं कि हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये गांधी की रणनीति का एक हिस्सा था, क्योंकि वो जानते थे कि एक दीर्घकालीन आंदोलन की ऊर्जा को नष्ट कर सकती थी, एक मुद्दा हो गया। दूसरे, गांधी को ने पीछे रॉलेट सत्याग्रह की घटना ने उन्हें इस तरफ इस बात का आभास दिया कि चौरी चौरा की घटना को एक सरकारी हिंसा में तब्दील हो सकती थी और सरकार इसका सहारा लेकर आंदोलन का उग्र दमन कर सकती थी। तीसरे, कि इसे हम राष्ट्रीय विपत्ति नहीं कर सकते क्योंकि लोगों के उत्साह को ठंडा नहीं किया, और यही वजह है कि जब गांधी के द्वारा 1 दशक बाद जो फिर आंदोलन चलाया गया तो तिगुने संख्या में किसानों और महिलाओं ने उसमें भागीदारी निभाई। तो ये 3 तर्क हमारे लिए काफी हो जाएगा, समझ रहे हो? तो इस प्रकार से इसको करके मैनेज कर लेंगे। अब आपसे पूछ रहा है 1930 और 1940 के दशकों में विभाजन की राजनीति में विभिन्न घुमावों तथा मरोड़ों का समावेश। आप देखो क्या हिंदी अनुवाद करता है, विभिन्न घुमावों तथा मरोड़ों का। अरे कम से कम ट्रांसलेशन तो ठीक करवाइए आप। क्रिटिकली एग्जामिन द टर्न्स एंड ट्विस्ट इन द पॉलिटिक्स ऑफ पार्टीशन इन 1930s एंड 1940। अब इस तरह से देखो, जैसे मैं करवाता हूँ मॉडर्न में, तो एक तरफ संप्रदायवाद की प्रगति, दूसरी तरफ राष्ट्रवाद की प्रगति, उसको बांट के हर दशक में मैं ले चलता हूँ। देखो, राष्ट्रवाद में ये प्रगति हुई, संप्रदायवाद में ये हुई। तो मुझे लगता है कि अब जो लेटेस्ट मेथड हमने अपनाया हुआ है उसमें तो आराम से इस क्वेश्चन को कर देगा। पूछ रहा है कि 1930 तरह जैसे विभाजन की राजनीति में विभिन्न घुमाव, विभाजन की राजनीति, स्वतंत्रता नहीं, विभाजन पूछ रहा है केवल। तो अब पहला गति 1937 के चुनाव को देखो। अब 1930 में विभाजन में 1933 में तुम एक काम करो, चौधरी रहमत अली दिखा दो पाकिस्तान का प्रभु, अगर इच्छा है तो। अगर नहीं इच्छा तो चलो अब तुम 1937 का चुनाव ले आओ। 1937 का चुनाव ले आओ। चुनाव का कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, कैसी चुनाव में मुस्लिम लीग डर गई, उसकी जो विफलता हुई, मुस्लिम लीग ने क्या रणनीति परिवर्तित किया। मुस्लिम लीग के पास कोई कार्यक्रम नहीं था। 1900 सांप्रदायिक पंचायत ने उसको कार्यक्रम विहीन बना दिया था, जो कि जिन्ना की 1400 मांगे मान ली गई थी। तो नए प्रस्ताव के रूप में 1940 का लाहौर अधिवेशन, और फिर किस तरह से मुस्लिम लीग ने अपने स्लोगन को चेंज किया, मस्जिदों में नेताओं की बैठक होने लगी, तो लड़कर लेंगे पाकिस्तान, तो इस स्लोगन को देखो। फिर द्वितीय विश्व युद्ध का रोल दिखाओ कि द्वितीय विश्व युद्ध में क्योंकि सरकार को कांग्रेस का समर्थन नहीं मिला युद्ध प्रयास में, तो किसी तरह वो मुस्लिम लीग का समर्थन लेकर दुनिया को यह सिद्ध करना चाहती थी कि भारत की एक पैरामाउंट पावर हमारे साथ है। और इसलिए उसने मोहम्मद अली जिन्ना की जो सांप्रदायिक राजनीति थी, उस राजनीति के समक्ष सरकार ने घुटने टेक दिए। और यही वजह है, तुम देखते हो, यह एक बड़ा कारण था कि 1935 के वेवेल योजना ने जिन्ना को, अच्छा सबसे पहले तो लिथको प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव में मुस्लिम लीग को वीटो की शक्ति दी गई और वेवेल योजना में मुस्लिम लीग को, और फिर 1942 का क्रिस मिशन का थोड़ा दृष्टांत दे दो, फिर वेवेल योजना का दृष्टांत दे दो, और फिर मुस्लिम लीग का जो डायरेक्ट एक्शन, जब सरकार जब पीछे हटी विभाजन को स्वीकार करने से, तब तक मुस्लिम संप्रदायवाद इतना उग्र और आक्रामक हो चुका था कि अब सरकार के हाथ में भी नहीं रह गया था। और इसी का तुम सीधा परिणाम देखते हो। अब वो चूंकि सरकार के हाथ में नहीं रह गया था, तो इसका एक स्वाभाविक दुष्परिणाम तुम क्या देखते हो। 1946 में इसने डायरेक्ट एक्शन डे मनाया और देश में दंगे छिड़ गए। इतना से ज्यादा लिख भी नहीं सकते, हल्का हल्का ये सब को, जैसे ये सब क्वेश्चन है तो देखो तो 200 शब्द में बंध पाता है कि नहीं तुमसे, एक्सटेम्पोर जैसा उसको देखकर कि इसको 200 शब्द में, 200 तो वहां पर बंध जाता है क्या? हाँ अच्छा, तो 200 वर्ड से ज्यादा हो जाता है नहीं। कैन मेथड एंड पॉलिटिक्स ऑफ द मॉडरेट्स बी रेफर्ड टू एज पॉलिटिकल मेंडिकेंसी? क्या नरमपंथियों के तरीकों और नीतियों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी जा सकती है? क्या लगता है?
तो लोग अब मूड समझने लगे हो क्वेश्चन का, और क्वेश्चन का मूड अगर आदमी समझ लेते हैं तो फिर कोई समस्या नहीं। कोई तर्क है या केवल हाँ ना पर काम चल रहा है? आप मन को शांत करके सोचोगे तो 2-3 बिंदु इसमें भी निकल ही जाए। आप देखोगे इन्होंने आधुनिक राजनीति का आरंभ किया और इनकी राजनीति का मॉडल कहीं ना कहीं पश्चिम की उदारवादी मॉडल से प्रभावित था, और ये जो 1-2 चिंतक मैंने बताया बर्क और मिल जैसे चिंतकों से प्रभावित थे, जो संविधानवाद की सुरक्षा भारत के हित में मानते थे, और इनकी अपनी धारणा यह थी कि ब्रिटिश शासन भारत के लिए तत्काल उपयोगी सिद्ध होगी, इसलिए भारतीयों को ब्रिटिश को बाहर खदेड़ने की बात न सोचकर ब्रिटिश अधिकारियों को सुधारने की बात सोची जानी चाहिए। इसलिए उनका संघर्ष बस उन मुट्ठी भर उन अनब्रिटिश रूल से था जो मुट्ठी भर ब्रिटिश अधिकारियों ने भारत में स्थापित कर रखा था। हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो उदारवादी राष्ट्रवाद है वो आधुनिक राष्ट्रवाद की सबसे आरंभिक अवस्था थी। इसमें धीरे धीरे वह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक वैचारिक वर्चस्व यानी एक वर्चस्व की लड़ाई आरंभ कर चुके थे, जिसका क्रमिक विकास आगे हमको उग्रवाद और गांधीवादी आंदोलन को देखने को मिलेगा। तो इसे हम राजनीतिक भिक्षावृत्ति ना मानकर एक उदार और विशिष्ट नीति के अभिव्यक्ति माने, जो समय के साथ बदलती जाएगी और राष्ट्रीय आंदोलन को एक उग्र दिशा देती चली जाएगी। तो ऐसे कुछ करके मतलब थोड़ा मैनिपुलेट, क्वेश्चन आंसर तो जानते ही हो कि बहुत सारे क्वेश्चन आंसर में आपको कंक्रीट कुछ नहीं मिलेंगे, तो आपको मैनिपुलेट करके जस्ट उसको लिखना पड़ेगा। तो मॉडर्न हिस्ट्री में तो तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्या? सारा क्वेश्चन हाँ 1-2 शॉर्ट नोट्स में हो सकता है समझने में, शॉर्ट नोट्स में भी निकाल ले जाते क्या, ये हो जाता। अब देखो वर्ल्ड हिस्ट्री में तो कुछ सोचना ही नहीं है तुम लोग, इसमें क्या डिस्कस करें तुम लोगों के लिए। कार्ल मार्क्स की रचनाओं के साथ समाजवाद वैज्ञानिक समाजवाद के रूप में परिवर्तित हो गया। ये तो मेरा इतना तकिया कलाम यूटोपियन समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद, जैसे विद द राइटिंग ऑफ कार्ल मार्क्स सोशलिज्म एज्यूम्ड द फॉर्म ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म। यहां कोई बच्चा अगर शुरू कर दे कि मार्क्स के कब्र पर लिखित यह उक्ति कि अब तक दार्शनिकों ने संसार की व्याख्या की है, परंतु अब आ गया है संसार को बदलने का में उसके वैज्ञानिक समाजवाद का तत्व निहित था, अब फिर उसको शुरू कर दे, ऐसा भी लिख सकता है। मतलब तो ट्विस्ट एंड टर्न थोड़ा सा मसालेदार बना दिया जाता है राइटिंग। अब वैज्ञानिक समाजवाद में पहलू क्या लिखोगे? वर्ग संघर्ष, क्रांति, उग्र रक्त और हिंसक क्रांति, बुर्जुआ की समाप्ति, समझ रहे हो कि नहीं? ये सारे पहलुओं को उसमें लेना पड़ेगा। मतलब वैज्ञानिक क्यों? ये व्यावहारिक रूप में, मतलब वैज्ञानिक का मतलब ये हुआ कि यह समस्या का समाधान देता है। बाकी जो यूटोपियन वाले थे जो कहते थे कि हृदय परिवर्तित हो जाए और स्वेच्छा से संपत्तिशाली वर्ग अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ेगा, वो एक वैज्ञानिक सोच नहीं थी। तो वही वैज्ञानिक समाजवाद के, मार्क्सवाद के उस पहलू को स्पष्ट करना होगा जो व्यवस्था को बदलने के लिए उपयुक्त था। तो यही इस क्वेश्चन का डिमांड है। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम ने यूरोप के साथ साथ अमेरिका को भी रूपांतरित किया था। द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ट्रांसफॉर्म यूरोप एज वेल एज अमेरिका। यूरोप में इसने कैसे मध्य वर्ग की शक्ति को मजबूत किया, कैसे वाणिज्यवाद को धक्का पहुंचाया, कैसे अमेरिकी क्रांति के बाद यूरोप में प्रबोधन की शक्ति और भी मजबूत हुई। तो इस पहलू को तुम स्पष्ट करोगे, और कैसे इसने फ्रांस की क्रांति का रास्ता तैयार किया। तो यूरोप में परिवर्तन, और अमेरिका में तुम देखो कैसे संयुक्त राज्य अमेरिका एक गणतंत्र के रूप में स्थापित हुआ, एक संघीय व्यवस्था स्थापित हुई। वहाँ पर कैसे पहला लिखित संविधान आया, किस प्रकार से जो अमेरिकी संयुक्त राज्य अमेरिका, स्वतंत्र अमेरिका की सरकार ने लोगों के मूलभूत अधिकारों को सुरक्षित किया। तो जो अमेरिकी क्रांति का सिग्निफिकेंस संयुक्त राज्य अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में है, तो वो लिख दोगे तो यूरोप और अमेरिका, ये तो मेरे मटेरियल में भी है
क्वेश्चन बैंक, ये सब तो किया हुआ है क्लास का। अमेरिका संघ के साथ अमेरिका को रूपांतरित किया था, तो लोग नहीं देखते, सब बुकलेट में है ये। औद्योगिक क्रांति ने अस्थायित्व के स्थान पर गतिशीलता को रख दिया था, ये तो मैंने टेस्ट में भी इस साल पूछा था। इसमें आपको प्रोडक्शन में और ट्रांसपोर्टेशन में दोनों में जो मशीनीकरण हुआ है, उससे जो गतिशीलता आई है, तो मानव जीवन में जो गतिशीलता आई है उसी पहलू को इसमें दिखाना पड़ेगा। सेडान के युद्ध की समाप्ति पर यूरोप ने एक स्वामी को खो दिया और स्वामी को प्राप्त कर लिया था। ये तो आंसर करके ही दिया, तो इसमें क्या समझाना पड़ेगा या काम चल जाएगा? तो अब फ्रांस गया, एक नया स्वामी आया है ना, पेरिस की संधि के युग चले गए और बर्लिन कांग्रेस का युग आ गया। दिसंबर 1941 तक द्वितीय विश्व युद्ध का क्षेत्र केवल यूरोपीय और अटलांटिक था। इसके बाद वह युद्ध एशियाई प्रशांत सागरीय हो गया था। इसमें तुम वहाँ जापान के इन्वेजन और फिर अमेरिका का वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट, और फिर अमेरिका का उधर अटलांटिक से उधर भूमध्य सागरीय क्षेत्र से इधर, मतलब भूमध्य सागरीय क्षेत्र अमेरिका था नहीं, अमेरिका का एशिया प्रशांत क्षेत्र में आ जाना, और उसके साथ वॉर का पूरा जो डायरेक्शन है वो एशिया प्रशांत के लिए बदल जाना। तो वही चीज़ तुमको दिखाना पड़ेगा। प्रबोध के मुख्य विचारों का, प्रबोधन के विचारों को स्पष्ट कीजिए। प्रबोध में रूसो के योगदान पर चर्चा कीजिए। एक्सप्लेन द मेजर आइडियाज ऑफ इनलाइटेनमेंट, डिस्कस द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रूसो इन इनलाइटेनमेंट। अब मेजर आइडियाज ऑफ इनलाइटेनमेंट 5 आइडियाज मैंने तुमको बताया ही हुआ है कि तर्क से परिचालित मनुष्य का भविष्य उज्ज्वल है। द फ्यूचर ऑफ द मैन गाइडेड बाय रैशनलिज्म इज ब्राइट। और फिर तर्क ही बुद्धि का अमोघ आधार है। रैशनलिज्म इज द बेसिस ऑफ नॉलेज। फिर यू कैन से राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संस्थाओं को वैज्ञानिक विचारों, तर्कवाद और विज्ञान, वैज्ञानिक तकनीकी से मूलभूत राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का निराकरण खोजा जा सकता है। उसके बाद मैंने एक आपको बताया कि उसका एक बल है प्रबोधन के ऊपर, प्रबोधन का, कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संस्थाओं को प्रकृति के नियमों के आधार पर आधारित होना चाहिए। और लास्ट में इसने खुशी और आनंद की बात की और मोक्ष जैसी अवधारणा को तिलांजलि दी। अब रूसो का इसमें योगदान बताइए। तो रूसो कैसे, हमको लगता है कि बाकी जो प्रबुद्ध चिंतक है और रूसो का अंतर है, कुछ समझ में आ रहा है? जब बाकी जो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि रूसो की विचारधारा को, तो बाकी सब सीमित राजतंत्र की बात कर रहे हैं, प्रजातंत्र की बात कर रहे हैं। बाकी तर्कवाद की बात कर रहे हैं, रूसो भावावेश की बात कर रहा है, इमोशंस, और बाकी रैशनलिज्म की बात कर रहे हैं। उसी प्रकार से बाकी जो चिंतक है व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, रूसो समुदाय की शक्ति की बात कर रहा है। तो कैसे रूसो प्रबोधन के युग में ही रूसो प्रबोधन का क्रिटिक के रूप में इमर्ज किया है, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। डिस्कस हाउ जापान इंडस्ट्रियलाइज आफ्टर द मेजी रेस्टोरेशन। व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंस फॉर इट्स नेबर्स। अब मेजी रेस्टोरेशन के बाद जापान कैसे इंडस्ट्रियलाइज हुआ, क्या उसका ऑब्जेक्टिव था, जापान के इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या नेचर था, ये सब क्लास में मैं तुमको सब लिखवा चुका हूँ। और इसने नेबर्स पर क्या प्रभाव डाला। तो जापान एक छोटा सा कंट्री था, इसके पास ना तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को सस्टेन करने के लिए उतनी बड़ी मात्रा में कच्चे माल थे, और ना जापान के पास मार्केट था। तो कच्चे माल और मार्केट की तलाश में कैसे जापान सैन्यवाद की तरफ चला गया, और फिर कैसे कोरिया को छीना चीन से, और फिर चीन की मंचूरिया संकट, और अंत में सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक जापान की भागीदारी। तो इसकी तरफ संकेत करके इस क्वेश्चन को छोड़ना होगा। नेक्स्ट वन, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेद के अभिलक्षणों को स्पष्ट कीजिए। ये तो बहुत छोटा, केवल लक्षणों को स्पष्ट करने के लिए कहा है। तो जो लक्षण है उसको बता दो कि कैसे, ये क्या क्या फीचर्स थे, उसमें क्या क्या होता था। तो इससे तो इजी क्वेश्चन हो नहीं सकता, कुछ ज़्यादा इजी पूछ दिया हो लगता है। जर्मनी में राज्य निर्माण में बिस्मार्क की भूमिका का परीक्षण कीजिए। एग्जामिन द रोल ऑफ बिस्मार्क इन स्टेट बिल्डिंग इन जर्मनी। इसमें केवल यह लिख दे कि वैचारिक सांस्कृतिक कारक ने एकीकरण का वैचारिक आधार तैयार किया था, और वहीं औद्योगिक क्रांति ने उसे एक ठोस आर्थिक आधार प्रदान किया, और इसका नतीजा था, इसका परिणाम था जर्मन राज्यों का प्रशा के साथ एकीकरण, जो हम एक समान चुंगी संघ के रूप में और रेलवे के विकास के रूप में पाते हैं। परंतु फिर भी राजनीतिक एकीकरण के मार्ग में एक गांठ पड़ी हुई थी, उसे खोला नहीं जा सकता था, तलवार से ही काटा जा सकता था।
और यहीं पर बिस्मार्क की भूमिका निर्णायक हो जाती है। बिस्मार्क के बारे में लिखते हुए चले जाओ, एकदम लगता है रसगुल्ले माफी क्वेश्चन को निकाल के उसके मुख में रखना है क्या। नेक्स्ट वन, व्यू उपनिवेशीकरण के पश्चात अफ्रीका के विकास में बाधक कारकों की विवेचना की। डिस्कस द फैक्टर्स कॉन्स्टेनिंग। तो मैंने बुकलेट में अमेरिका, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के विकास में, जैसे हम इस बैच में तो भी 1-2 क्लास बचा हुआ है तो उसमें करेंगे, तो उसमें 6-7 कॉजेज मैंने दे दिए हैं जो उसका बेसिक या फंडामेंटल कॉजेज हैं अफ्रीका के विकास में बाधाएं। बहुत दिनों के बाद सीधा क्वेश्चन अफ्रीका के विकास पर पूछा, बहुत दिन से क्वेश्चन को हम खोज रहे थे लैटिन अमेरिका और अफ्रीका से, पूछ नहीं रहा था। मार्शल योजना को अपनाने की परिस्थितियों की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। आउटलाइन द सर्कमस्टेंसेस लीडिंग टू द एडॉप्शन ऑफ मार्शल प्लान। ये कौन सा मार्शल प्लान है, क्या लगता है? हाँ, जॉर्ज मार्शल। एक है जॉन मार्शल जो चाइना में भेजा गया था, यह जॉर्ज मार्शल जो कोल्ड वॉर को औपचारिक रूप से डिवाइड किया था यूरोप को। जैसे मार्च में तो ट्रूमैन डॉक्ट्रिन आया और जून में $13 बिलियन का जो जून 1947 और वही मार्च 1947 में ट्रूमैन डॉक्ट्रिन आया था। उसके बाद कैसे औपचारिक रूप से उसने यूरोप को विभाजित कर दिया, तो यही चेतन है रूपरेखा प्रस्तुत। 1949 की चीनी क्रांति में साम्यवाद और राष्ट्रवाद के तत्व अलग अलग पहचाने जा सकते थे। इस कथन को माओ को रणनीति लेनिन की रणनीति से भिन्न होने के आलोक में स्पष्ट कीजिए। इन द चाइनीज रेवोल्यूशन ऑफ 1949 द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिज्म एंड नेशनलिज्म वर डिसर्नेबल। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ माओ स्ट्रेटेजी व्हिच वाज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ लेनिन। यहाँ पर कुछ नहीं दिखा, यहाँ पर दिखाना यह है कि जो सोवियत साम्यवाद था वो एक वैश्विक दृष्टिकोण लेकर चला था, लेकिन चीनी जो साम्यवाद था वो आरंभ से वो एक राष्ट्रवाद के तत्व को लिया हुआ था। और इसलिए तुम देखोगे कि चीनी क्रांति का भी अपना अलग पाथ रहा जिसको चाइनीज पाथ कहा गया, और स्वतंत्रता के बाद चीन ने विकास के मॉडल का भी अपनाया, पृथक मॉडल अपनाया जो अपनी जरूरत के अनुकूल, और फिर उसने कहीं ना कहीं उसका साम्यवाद राष्ट्रवाद से प्रेरित रहा। तो इस कारण से वो पड़ोसी के लिए तुम देखते हो कि उसने आक्रामक रवैया अपना लिया। इसी क्रम में तुम इंडिया पाक वॉर, फिर वियतनाम पर भी अटैक किया है जबकि एक कम्युनिस्ट कंट्री था उसके बारे में, और फिर कम से कम 8 कंट्रीज से उसका बॉर्डर प्रॉब्लम बना हुआ है। तो चीनी साम्यवाद कभी भी राष्ट्रवाद के प्रभाव से मुक्त नहीं हो सका। तो यही चीज इसमें आपको प्रूव करना है। चर्चा कीजिए कि वर्ष 1946 से 1991 तक संयुक्त राष्ट्र संघ किस हद तक वैश्विक विवादों को हल करने में सफल रहा। डिस्कस हाउ फार द यूनाइटेड नेशंस हैव सक्सेस इन रिजॉल्विंग ग्लोबल डिस्प्यूट्स फ्रॉम ईयर 1946 टू 1991। तो तुम्हारे पास तो जो मैंने संयुक्त राष्ट्र संघ का दिया हुआ है तो उसमें इवेंट सब दिया हुआ है। जैसे तुम 47 में इधर 48 में कश्मीर प्रॉब्लम, उधर पैलेस्टाइन प्रॉब्लम, और दोनों में संयुक्त राष्ट्र संघ का भेदभावपूर्ण रवैया रहा, उसको हल नहीं किया, न पैलेस्टाइन प्रॉब्लम न पैलेस्टाइन कश्मीर प्रॉब्लम। तो इन दोनों को तुम मेंशन कर दो, फिर उसके बाद तुम मूव कर जाओ कश्मीर और पैलेस्टाइन के बाद। तो अब तुमको आता है 50 में कोरिया संकट। कोरिया संकट में अपेक्षाकृत सफल रहा क्योंकि संयुक्त अमेरिका का समर्थन इसे रहा। कोरिया संकट ले लो। कोरिया संकट के बाद देखो वियतनाम संकट 1954 में। तो जेनेवा सम्मेलन में तुम देखो कि इसने भेदभावपूर्ण रुख अपनाया और वियतनाम को बांट दिया। परिणाम हुआ वहाँ पर 30 वर्षों का युद्ध छिड़ गया। उसके बाद तुम चले आओ 1960 में घाना संकट, तो 1956 में स्वेज नहर संकट आ जाओ। स्वेज नहर संकट को इसने अच्छे से सुलझाया क्योंकि अमेरिका और सोवियत रसिया दोनों का समर्थन इसके साथ था। उसके बाद 1960 में घाना संकट। घाना संकट फ्रांस की एक कॉलोनी थी घाना, जो गोल्ड कोस्ट घाना के नाम से, वहाँ पर एक गृहयुद्ध छिड़ गया था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने इंटरवेन किया, उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ को सफलता मिली है। उसका 60s के बाद कहाँ चले आओगे तुम, 1975 में आ जाओ साइप्रस संकट। साइप्रस संकट में वो विफल रहा है। आज भी साइप्रस देखो बटा हुआ है, टर्की और यूनान के बीच संघर्ष का कारण है। उसके बाद तुम आ जाओ 1980 में ईरान इराक वॉर। तो ईरान इराक वॉर 8 वर्षों तक चला, उसमें इसको सफलता नहीं मिली, और बाद में अगर यह वॉर समाप्त हुआ तो इसलिए नहीं समाप्त हुआ कि वो संयुक्त राष्ट्र संघ सफल रहा। उन दोनों ने तब संयुक्त राष्ट्र संघ की मध्यस्थता मानी जब दोनों लड़ते लड़ते थक गए। और 1991 में तुम देखोगे प्रथम इराक वॉर, उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ को सफलता मिली है क्योंकि शीत युद्ध समाप्त हो गया है और संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस दोनों का समर्थन मिला है। तो इतनी अगर आप क्राइसिस के बारे में दे देते हो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। गोर्बाचोव द्वारा अपनाई गई ग्लासनोस्ट की नीति की समीक्षा कीजिए। रिव्यू द पॉलिसी ऑफ ग्लासनोस्ट एडॉप्टेड बाय गोर्बाचोव। तो एक्चुअली देखो गोर्बाचोव ने एक टैक्टिकल मिस्टेक किया। उसने जो पॉलिसी खोली तो उसकी 2 तरह की पॉलिसी थी। एक को कहते हैं कि उसको
पेरेस्ट्रोइका का मतलब है आर्थिक पुनर्संरचना। उसमें उसने क्या किया कि एक बंद अर्थव्यवस्था को खोल दिया। तो बंद अर्थव्यवस्था को रिलैक्स किया तो सोवियत रशिया में एक व्यापक उथल पुथल उत्पन्न हुई। अभी सोवियत रूस उथल पुथल की स्थिति से गुजर ही रही थी, उसने ग्लासनोस्ट की नीति के तहत अचानक एक बंद समाज को खोल दिया, खुले विचार को। इस बात को उस समय देंग चियाओपिंग ने क्रिटिसाइज किया था कि उसने कहा था गोर्बाचोव हैज डेफिनेटली टेकन अ वेरी इडियट स्टेप, व्हाई ही ट्राई टू ओपन सच ए सोसाइटी and he just tried to make the political reforms in such a fast manner। तो उससे क्या हुआ कि एक बंद समाज जिस समय खुला और विचारों की आजादी मिली तो लोग उथल पुथल में थे ही, उसी में इतना ज्यादा तेजी से लोगों ने विचारों की अभिव्यक्ति शुरू की कि सोवियत रशिया का पूरा सिस्टम ही हिल गया। तो ये ग्लासनोस्ट की नीति को उसकी पेरेस्ट्रोइका ग्लासनोस्ट दोनों को विफल माना जाता है, लेकिन उसको विफलता में ग्लासनोस्ट का एक बड़ी भूमिका मानी जाती है। ये पेरेस्ट्रोइका में जब वो आर्थिक उथल पुथल के से गुजर रहा था तो ग्लासनोस्ट ने उसको सीधा उसे नहीं खोलना चाहिए था। दैट वाज द रीजन। ओके, तो इसमें सेकेंड पेपर में तुम लोगों को ज़्यादा दिक्कत थी ही नहीं। थोड़ा फर्स्ट पेपर में 2-3 क्वेश्चन चैलेंजिंग था, बाकी सब क्वेश्चन तो तुम लोगों के एम्बिट में रहेगा जब करोगे। और थोड़ा सा मैं रणनीति फर्स्ट पेपर वाले में हल्का सा और भी इसको इम्प्रूव करके मैं चाहूँगा कि तुम लोगों का सेंटर, लेकिन इसमें देखो सोचना तो तुमको खुद चाहिए, लिखना चाहिए, थोड़ा सा अपग्रेड अपनी सोच को करते रहो, उसे तुम्हें ज़्यादा मार्क्स मिलने की संभावना है। तुम्हारा तो ठीक हुआ होगा पेपर, क्या? हाँ, सेटिस्फाइड? हाँ, ठीक, ओके।